हाँ जी मैम। मतलब साथ साथ चल रहे हो ना, बाकी सब्जेक्ट्स में जो होमवर्क दे रही हूँ वो यस कर यस रहे हो यस। ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर देखो साथ साथ रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस साथ साथ ही रहना, जो होमवर्क दे रही हूँ वो करते रहना। ठीक है। राइट मैम। कॉलेज में क्या चल रहा है? स्टार्ट हुआ कुछ अभी, मतलब पढ़ाई या नहीं? कॉलेज है तो मैम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाले सर तो पता नहीं बहुत आगे चल रहे हैं। बहुत आगे मतलब 4 दिन में आगे कैसे पहुंच गए यार? 16 से तो स्टार्ट हुआ था। मतलब उन्होंने प्रूफ ये सारी चीजें करवा दी हैं, मतलब थोड़ा बहुत एक दो प्रूफ्स करवा भी दिए हैं। मतलब इसमें है ही, मतलब प्रूफ पहली से ही क्लास में थोड़ा स्टार्टिंग है। सा। मतलब इसमें ऐसा है कि अभी जैसे हम भी स्टार्ट करेंगे तो यूल बी लाइक 3-4 कंसेप्ट्स, उसके बाद अल्टीमेटली प्रूफ ही है। मैंने मतलब देखो स्टार्टिंग में ही कहा था, इस सेमेस्टर जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो है ही इस तरह से। मुझे नहीं पता डी वालों ने इस बार कैसे सिलेबस डिजाइन किया है। मतलब जनरली ऐसा होता था हर बार कि बैलेंस्ड रहता था। देयर विल बी सम सब्जेक्ट्स फ्रॉम अप्लाइड एंड फ्रॉम सम सब्जेक्ट्स फ्रॉम प्योर। बट इस बार ऐसा है कि तीनों प्योर डाल दिए हैं इस सेमेस्टर में। डोंट नो क्या चाहते हैं। पहले आपका रीमान है ना, जो वो फोर्थ में होता था, और डिस्क्रीट ये अलग होता था, फिफ्थ सेमेस्टर में होता था। इनके साथ साथ एक एक अप्लाइड का पोर्शन पीडी डाल देते थे एक बार। ऐसा होता था, मतलब बैलेंस्ड रहते थे दोनों सब्जेक्ट्स, प्योर भी और अप्लाइड भी। इसी बार आपके टाइम पे ही हो रहा है कि तीनों सब्जेक्ट्स ही प्योर के डाल दिए। हाँ जी, बाकी दो आ रहे हैं या फिर क्या करें, स्टार्ट करें? मैसेज भी रीड नहीं हुआ है शायद। जी मैम नहीं हुआ मैसेज भी। हाँ जी, क्या करें फिर? करें स्टार्ट? यस हम करते हैं स्टार्ट। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ओनली। सो डिस्क्रीट का मीनिंग कोई बता सकता है? इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? मैम कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस? नहीं नहीं, उल्टा बोल रहे हो। मैम अलग अलग। अलग अलग, हाँ। मतलब अलग अलग क्वांटिटी, कॉन्टिन्यूस का जस्ट अपोजिट। तो वही है, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यहाँ पर अब हम मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर्स को, जो भी स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, उन्हें एज अ डिस्क्रीट क्वांटिटी कंसीडर करके चलेंगे रेदर दैन कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मतलब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का फंडा अगर मैं आपकी रियल लाइफ में दिखाना चाहूँ, सो दिस इज योर, आप जानते हो, रियल नंबर्स और इंटीजर्स। अगर रियल नंबर्स की बात करें सो दे आर कॉन्टिन्यूस। मतलब कॉन्टिन्यूस कहने का मतलब है, अगर मैं बोलूँ रियल नंबर लाइंग बिटवीन 1 and 3, तो आप मुझे बोलोगे कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस रियल लाइन। मतलब रियल लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं 1 to 3 के बीच में, दे ऑल आर योर रियल नंबर्स। सो दैट इज कॉन्टिन्यूस रियल नंबर्स। लेकिन वही मैं आपको बोलूँ, गिव मी नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 1 and 3, तो क्या दोगे आप मुझे? हाँ जी, वॉइस वगैरह प्रॉपर है ना? यस मैम। मैम 1 और 3 के बीच में तो 1 2 3 होगा। 1 और 3 के बीच में देर इज ओनली 2। हाँ मतलब नंबर लाइन ऐसा तो 1 2 3 हो जाता। हाँ जी, तो ओनली 2 इज देयर, ओनली 2 नेचुरल, एक ही नेचुरल नंबर है जो उनके बीच में लाई करता है। तो देखो अब यहीं से एक चीज आपको दिख जाएगी। तो इफ यू कंसिडर रियल लाइन, तो इस पे अगर नेचुरल नंबर्स की बात की जाए या फिर इंटीजर्स की बात की जाए, सो दे आर सम डिस्क्रीट क्वांटिटीज, अलग अलग हैं आपस में। कुछ भी इनके बीच में मिले हुए नहीं है। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग योर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स। बट वहीं अगर आप रियल नंबर्स कंसीडर करो, सो दे रिप्रेजेंट योर कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर्स।
तो यहाँ पर इन दिस कोर्स वी विल स्टडी मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर्स विच आर डिस्क्रीट इन नेचर, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को हम लिंक करने की कोशिश करेंगे विद नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्लियर? यस मैम। सो दिस इज द मेन एम ऑफ दिस कोर्स। तो यहाँ पर आपको मतलब चीज़ें बताई जाएंगी जो भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में, क्या होता है, क्या कंसेप्ट है एंड ऑल, ये सब है यहाँ पर। तो बात आई पढ़ क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्या है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ने की। तो हाँ जी, इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। तो जो आप डिजिटल कंप्यूटर्स, जब सबसे पहले डिजिटल वॉच स्टार्ट हुई थी, इट केम बिकॉज ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ओनली। तो जो भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं जो वर्क करते हैं, दे वर्क ऑन डिस्क्रीट स्टेप स्ट्रेटेजी। मतलब कोई भी कंप्यूटर होता है, आप कमांड देते हो, सो दे वर्क एक एक वन बाय वन कमांड लेता है वो, सो दैट वर्क्स ऑन डिस्क्रीट स्टेप स्ट्रेटेजी। और इसी तरह से कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो भी, उसे भी बोला जाता है डिस्क्रीट बिट स्ट्रेटेजी। डिस्क्रीट बिट्स में स्टोर होता है। सो वो सारे जो फंडाज हैं डिजिटल कंप्यूटर्स और डिजिटल वॉच जैसे बनी थी, दे ऑल केम बिकॉज ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो जितनी भी आपकी कोडिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, क्रिप्टोलॉजी है, क्रिप्टोग्राफी, वो सब आपके इसी के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, यस मैम। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है सब्जेक्ट थोड़ा? मैम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सुन के जरूर लगता है, बट पढ़ने में नहीं अच्छा लगता। अरे नहीं, ऐसा मतलब पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट्स लाइक कि अब आप तुम सोच के देखो, किसी सब्जेक्ट को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू लर्न दैट थिंग ना। मैम ओडी में भी तो यही हुआ, लाइक वो इंटरेस्टिंग था सॉल्व करने में, बट घुमाता देता था कि समझ नहीं आता था। अरे घूमना तो पड़ेगा ही मैथ्स में, सीधे सीधा तो कुछ होने नहीं वाला। देखो ये मतलब पहला पहला स्टेप तो हर किसी सब्जेक्ट को अप्लाई करने से पहले यू हैव टू लर्न। और अब डीयू में मतलब टाइम, अब सोच के देखो एक सेमेस्टर में टाइम भी लिमिटेड है। तो जब तक आप लर्न करने वाले लर्निंग स्टेज पे ही आप रह जाते हो, अप्लाई करने वाले स्टेज तक आप नहीं पहुंच पाते हो। तो इसीलिए यस मैम। आपको वो अप्लाइड वाला पार्ट दिखता नहीं है। बट यस, इन फ्यूचर इफ यू गो फॉर लाइक हायर स्टडीज, और अगर आप क्रिप्टोग्राफी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी। ग्राफ थ्योरी हो गई, ये हो गए, ये सारे कंसेप्ट यहीं से है। ठीक है, मैम क्रिप्टोग्राफी हमारे शायद आगे ऑप्शनल पेपर में है। हाँ जी ऑप्शनल पेपर में है, बट बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो मतलब उस कोर्स को करते हैं स्टार्ट। मैम मैंने हमारा इस बार डीएसई ऑफर किया कॉलेज ने, हम्म, पाइथन और ग्राफ थ्योरी। अच्छा, उसमें से भी पाइथन में चूंकि एनएफ बच्चे नहीं हो पाए, 20 चाहिए ना एक सेक्शन के लिए, तो उतने नहीं अच्छा, हुए तो उन्होंने कैंसिल कर दिया पाइथन। एंड हम्म। नाउ दे आर लाइक कि ग्राफ थ्योरी सबको पढ़ना है। ग्राफ थ्योरी सबको पढ़ना है तो फिर कैसे पढ़ाएंगे अलग सब्जेक्ट डाल के? हाँ मतलब अब वही है अच्छा, कि बहुत बच्चे पाइथन तो और जीई ग्रुप पे शिफ्ट थ्योरी कर रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स थे? किसमें? पाइथन और ग्रुप थ्योरी अलग अलग सब्जेक्ट्स, ओ सॉरी, पाइथन और ग्राफ थ्योरी अलग अलग सब्जेक्ट्स थे? यस मैम, वो डीएससी में आ रहे थे। अच्छा अच्छा, मतलब और हम्म। अब उसको मतलब अब पाइथन कैंसिल ही कर दिया बिकॉज सेक्शन नहीं बन रहा था उसका। लेकिन देखा जाए तो एप्लीकेशंस तो पाइथन की ही है। वही एग्जैक्टली मतलब वो ज्यादा यूजफुल कोर्स था, सारे बच्चे आ गए ग्राफ थ्योरी में बिकॉज कोडिंग किसी से नहीं होती। वही, अब कोडिंग नहीं होती और उसमें सिर्फ मैथ्स के बच्चे जो हैं ही कितने, 50 ही हैं हमारे में। और अब ये भी सोच के देखो कि मतलब वही बात है ना कि अब अभी आप जो लेवल, जिस लेवल पे हो, छोटे लेवल पे, ओनली फ्यू ऑफ यू कैन ओनली सी द लाइक एप्लीकेशन। अब जिन्हें आगे यस कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है उन्हें तो सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली मतलब कोडिंग लैंग्वेज है, वो तो कहीं पे भी यूज होगा ही होगा। वही, और इवन पीएचडी के लिए भी जाते हो तो वहां भी वो यूजफुल होती ही है। तो अब तो कैंसिल ही कर दिया उसको। तो वही पढ़नी तो पड़ेगी, मतलब अपने आप से पढ़ोगे या जो भी हुआ। यस मैम, तो उसको अलग पहले से ऐसा करना। होता था आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ग्राफ थ्योरी दोनों एक ही सब्जेक्ट में डाल रखे थे।
मैम अभी तो हमारे सीनियर्स और हम साथ ही साथ मतलब डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं, मतलब क्लासेस तो अलग अलग होती है बट हम्म। एक ही सब्जेक्ट है दोनों का। पहले ऐसा होता था मतलब पिछले साल तक कि डिस्क्रीट वाला सिलेबस तो आपका पूरा डिट्टो वही है, इसके अंदर हाँ। ग्राफ थ्योरी का और पोर्शन ऐड किया हुआ था, ओ। तो ये था बस। एंड उनका प्रोबेबिलिटी भी अभी दे रहे हैं, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में खत्म कर दिया इन लोगों ने। हाँ, उनका प्रोबेबिलिटी 6 सेमेस्टर में होता था। फिफ्थ में ऑप्शनल दे दिया है अभी तो, अच्छा, डीएससी यही में। है, इन्होंने थोड़ा अलट पलट कर दिया है और सिर्फ मतलब छेड़खानी कर रहे हैं सिर्फ बैचलर्स के साथ, जो मेन इन्हें करना चाहिए मास्टर्स के साथ करना चाहिए, क्योंकि मास्टर्स अब अगर मास्टर्स। डीयू का मास्टर्स प्रोग्राम देखे तो कुछ नहीं है, सिर्फ प्योर के सब्जेक्ट्स हैं, वहां पे कुछ ये इनोवेटिव और क्रिएटिवनेस नहीं डालते। मास्टर्स में क्या क्या पढ़ाते हैं? मतलब ये सारे अलजेब्रा एनालिसिस की ही आपकी एप्लीकेशंस है, अलजेब्रा एनालिसिस के एडवांस सब्जेक्ट्स सारे, मतलब वहाँ पे कोई भी आपको अप्लाइड का सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, कैलकुलस हो गई, ओडी, ओडी का एक डिफरेंशियल का एक पेपर दिख जाएगा, पर जितना ज़्यादा मतलब होना चाहिए उतना है नहीं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एग्जेड ट्रांसफॉर्म्स होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी इतना नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं काफ़ी यूजफुल होते हैं आगे के लिए, लेकिन डी वाले नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि इनकी फैकल्टी ऐसी है कि पूरे डिपार्टमेंट में मोस्टली टीचर्स प्योर मैथमेटिक्स की हैं। हम्म, हमारा तो 11th 12th में अप्लाइड किया बट वो यहाँ पे कहीं नहीं है, मतलब जैसे फाइनेंशियल मैथ्स जो मेन था 11th 12th हम्म, में, तो है ही नहीं कुछ। उसका तो मतलब कुछ है नहीं, वो तो वही मतलब चल रहा है, कॉलेज तक तो उसका कुछ अभी पहुंच नहीं पाया है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज पंचुअल इज लाइक स्लीपी और व्हाट? नो मैम, एक्चुअली थोड़ा वो खांसी हो गया है इसलिए। अच्छा जी, ध्यान रखो यार, अब ये यही तो दिक्कत है, कल तक इतनी गर्मी हो रही थी और आज बारिश हो रही है पूरा दिन। मैम सेम, मैं खुद ऐसे सुबह उठी और मेरा गला तब से खराब है। यही हाल है मेरा, खुद लास्ट वीक पूरा ऐसा ही गया है, फीवर फीवर बहुत गंदा मौसम है दिल्ली का। में। चलो स्टार्ट करते हैं, वरना यस ऐसे ही मैम। क्लास निकल जाएगी आज। सो मैम एक फर्स्ट, सेशन रखते हैं हाँ गॉसिप के जी, लिए। गॉसिप के लिए वो यस क्लासेस मैम, के साथ साथ ही करते रहेंगे, कोई दिक्कत मच नहीं है। नीडेड है हमारे लिए। जब भी तुम्हें ब्रेक चाहिए जस्ट स्टार्ट। यस मैम। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर, व्हाट इज इन ऑर्डर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑर्डर सेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको एक वेगली रीमान इंटीग्रेशन में भी ऑर्डर सेट की डेफिनेशन दी थी, पार्टीशन डिफाइन करते टाइम, याद है? यस मैम। हाँ जी, तो वो जो डेफिनेशन थी वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं थी, मतलब लेमान लैंग्वेज में वो डेफिनेशन थी, बट हेयर ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग द कोर्स, तो एवरीथिंग शुड बी फॉर्मल, तो एंड एवरीथिंग शुड बी फॉर्मल एंड इन शुड बी डेप्थ, तो यहाँ पर हर चीज़ का थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर पढ़ते हैं पहले एंड देन वी विल स्टडी ऑर्डर्ड सेट। पहले पढ़ते हैं कि ऑर्डर एग्जैक्टली होता क्या है। वहाँ के लिए मतलब रीमान इंटीग्रेशन में मैंने सिंपली बोल दिया था कि ऑर्डर इज लाइक अ अरेंजमेंट, वैसा ही होता है बेसिकली, बट देर आर सम कंडीशंस जो फॉलो करना चाहिए किसी भी ऑपरेशन को ऑर्डर बनने के लिए, ठीक है? यस मैम। तो आप पी एक सेट लीजिए, पी एक सेट है, सेट क्लियर है ना? हाँ जी। हाँ हाँ जी मैम। तो एन ऑर्डर, और ऑर्डर भी बोला जाता है और इसे पार्शियल ऑर्डर भी बोला जाता है, तो दोनों बातें सेम ही है। एन ऑर्डर ऑन द सेट पी इज अ बाइनरी रिलेशन। तो ऑर्डर बेसिकली होता क्या है, बाइनरी रिलेशन जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और बाइनरी रिलेशन वही है आपका, गो बैक टू ग्रुप थ्योरी, व्हाट आई टोट यू, बाइनरी ऑपरेशन क्या था, फटाफट से बताओ। मैम जो नॉन एम्प्टी सेट होता है उसके वो ऐसा कर सकते। एक फंक्शन
भैया भूल गए इतनी जल्दी? 2 दिन पहले पढ़ाया है। हाँ जी, एक फंक्शन होता था। किस टाइप का फंक्शन था? फंक्शन के ऊपर एक कंडीशन थी बस। मैम वो हाँ ए जी टू मैम, हाँ ए टू बी होता था मैम, और जी ये वो सेट होता था बिल्कुल। हाँ जी, कि आप सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट्स लो और उस पे अगर फंक्शन लगाओ तो जो फंक्शन की इमेज है वो वापस सेट में ही जानी चाहिए। ठीक है? यस मैम। तो यहाँ पर भी बेसिकली हम एक बाइनरी ऑपरेशन ही कंसीडर कर रहे हैं किसी सेट के ऊपर, ऐसा वाला। और लेकिन वहां पर स्टार से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पर ये नोटेशन चलती है, ऐसी कुछ। तो ऑर्डर को जनरली बुक में इसी से फॉलो किया जाएगा जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं। तो ऑर्डर एक बाइनरी रिलेशन होता है डिनोटेड बाय दिस ऑन द सेट पी, जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सच दैट for all x y z in P it satisfies 3 condition. First one is your reflexive condition. जानते हो reflexive condition? यस मैम। कि हर मैम ये जो हमने एलिमेंट, रिलेशन में पढ़ा था, क्या बोल रहे हो? ये जो हमने रिलेशन से पढ़ा था 12th, रिफ्लेक्सिव हाँ जी सिमेट्रिक। वही, कि every element should be related to itself. तो जो भी ऑपरेशन आप कंसीडर करके चल रहे हो, हर एलिमेंट उसमें खुद से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। यस मैम। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एंटी सिमेट्रिक। ये भी पढ़ी है आप लोगों ने? ये नहीं पढ़ी होगी शायद। तो अगर x y से रिलेटेड है और y x से रिलेटेड है, तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट, मतलब कम्यूटेटिविटी है, x y से रिलेटेड और y भी x से रिलेटेड है, तो दोनों एलिमेंट इक्वल ही होने चाहिए। अगर दोनों साइड रिलेशन है, दोनों साइड से रिलेशन है, तो दोनों इक्वल ही होंगे अल्टीमेटली। ठीक है? यस मैम। नाउ यस मैम। ट्रांजिटिविटी बताओ। अगर x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, देन इट शुड गिव कि x, एक्स जेड से भी वो होता यस, x z से भी रिलेटेड होगा। तो अगर कोई रिलेशन, कोई बाइनरी ऑपरेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। देखो बस एक ही चेंज है, वहां पर आप इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी। यहाँ पर एक चेंज आ गया है, इंस्टेड ऑफ सिमेट्रिक इट इज एंटी सिमेट्रिक नाउ। तो अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो आप उसको क्या बोल दोगे? सिंपली इट इज एन ऑर्डर। समझ आया? यस है। हाँ मैम। जी मैम। ठीक है? तो अगर कोई भी सेट जिसके पास, जिसके ऊपर आप एक ऑर्डर रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, अ सेट इक्यूब्ड विद एन ऑर्डर रिलेशन, इक्यूब्ड विद एन ऑर्डर रिलेशन, दिस इज said to be a ordered set। तो किसी भी सेट के पास अगर एक भी ऑर्डर रिलेशन उसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वो सेट का, वो सेट बन जाता है ऑर्डर्ड सेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। सिमिलर, जैसे मैंने बोला था कि ऑर्डर को पार्शियल ऑर्डर भी बोला जाता है, जा सकता है, तो सिमिलरली ऑर्डर्ड सेट को आप बोल सकते हो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है? हाँ जी मैम। यस कुछ मैम। बुक्स इसको पोजेट बोलती है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को कुछ बुक्स पोजेट बोलती है। दिस ओ इज कैपिटल हेयर। आपकी बुक नहीं बोलती है, बट हाँ जनरली शॉर्ट वर्ड, मतलब एज अ हम यूज कर सकते हैं पोजेट। ठीक है? क्लियर? यस मैम। हाँ जी मैम। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए।
तो मैं एक सेट ले रही हूँ S, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। अब मैं इसका एक पावर सेट याद है क्या होता था? हाँ जी मैम, वो 2 की पावर n आता था, जितने नंबर है हमारे सेट में उसकी 2 की पावर। अब जैसे 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा वहाँ पे। हाँ, मतलब 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। क्या होते थे 8 एलिमेंट्स, याद है? यस मैम, एक तो 5 हो जाएगा। मतलब होता क्या एक है पावर सेट, डेफिनेशन क्या है? एंड डेफिनेशन याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि 2 की पावर n हो जाता है। हाँ जी, वो सही है, आपको फॉर्मूला याद है इसके कार्डिनलिटी का। बट बेसिकली होता क्या है, दिस इज ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट एस। तो जो सेट एस है इसके सबसेट होंगे, जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं उन सब का कलेक्शन इज योर पावर सेट। ठीक है, यस मैम। क्लियर है ना वंशिका? यस मैम। तो अब देखो, फाइव इज डिनोटिंग एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट, हर नॉन एम्प्टी सेट, या तो सेट नॉन एम्प्टी हो या एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होगा। तो फाइव तो हमेशा सबसे पहले डाल ही दो पावर सेट बनाते टाइम। सो नेक्स्ट इज, अब इस सेट के हमें सबसेट्स देखने हैं। सो एक ऐसा सबसेट बन सकता है जिसमें सिर्फ वन हो, यस और नो? यस मैम। टू हाँ टू जी भी मैम। बन सकते हैं। सिमिलरली एक ऐसा बन सकता है जिसमें दो एलिमेंट्स हो, 1 2, 1 3 हो, या फिर 2 3 हो। और हर सेट अपना खुद का सेट भी सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। सो देख लो, आपके 2 टू द पावर 3 एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, यस मैम। तो वी विल शो दैट, वी विल प्रूव दैट दिस पावर सेट, ये एक सेट बन गया है। दिस पावर सेट इज अ partially ordered set, or you can say is a poset. क्वेश्चन समझ आया है? हाँ यस जी मैम। मैम। ठीक है, फिर इसको देखते हैं आगे। तो पहले मतलब ध्यान, अपने लॉजिकली सोचो, मतलब थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। मैं बोल रही हूँ हमें प्रूफ करना है किसी सेट को पावर सेट, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है हमें? किसी सेट को, सबसेट्स की। किसी सेट को पोजेट बोलना है हमें। सो किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे? मैम पावर सेट के उससे बोलेंगे क्या? नहीं, देखो वो एक सिर्फ सेट है, मैंने जस्ट पावर सेट कंसीडर किया है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि किसी भी आर्बिट्ररी सेट को आप पावर सेट मतलब पोजेट बना सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सम। तो क्या चाहिए मुझे? एक मैम सेट, रिलेशन। यस रिलेशन, एक रिलेशन चाहिए हमें। उसी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे ना कि पोसेट है या नहीं। खाली सेट के बारे में तो आप बोल ही नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी मैम। देखो, यस मैम। ये वही वाले कंसेप्ट है। अगर थोड़ा आप ध्यान देखो, चीजें ना मैथ्स में सब इंटरलिंक्ड ही है। थोड़ा बस दिमाग लगाने की जरूरत है। ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी सेट को ग्रुप बनाने के लिए वी नीड एन ऑपरेशन। किसी भी सेट को ग्रुप जब बोलूंगी जब आई हैव एन ऑपरेशन, करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही बोलूंगी इट इज अ ग्रुप। तो सिमिलरली पोजेट, किसी भी सेट को पोजेट बनाने के लिए ऑल्सो आई नीड एन ऑपरेशन, आई नीड अ रिलेशन। जब तक रिलेशन ही नहीं हो, अगर आपको कोई बोल रहा है कि से डैश सेट इज अ पोजेट, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपको यही पूछना है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट रिलेशन। सिमिलरली अगर आपको कोई बोलता है डैश सेट इज अ ग्रुप, तो आपको पूछना है विद रिस्पेक्ट टू विच ऑपरेशन। ठीक है, हाँ यस जी मैम। मैम। तो यहाँ पर रिलेशन वी आर डिफाइनिंग इज दिस, यहीं पर लिख लो क्योंकि यहाँ पर हमने प्रूफ लिखा है। सो अंडर, अंडर स्टार, which is defined as, which is defined as this, ए बी से रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ, अगर ए बी के अंदर कंटेन्ड है। देखो, ये ऑर्डर वाली नोटेशन है पहली वाली, और दूसरी वाली इज कंटेन्ड इन, सेट की कंटेन्ड इन।
जानते हो किसी सेट को कब बोलते हैं दूसरे सेट में कंटेन्ड है? मैम जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर हो। यस, और यू कैन से सबसेट बन जाए, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। मैम मेरा एक डाउट है, हाँ जी। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है? देखो, सबसेट का मतलब तो वही है कि जिसके एलिमेंट्स जो है सेट के एलिमेंट्स में से ही आ रहे हो, मतलब सेट यस का मैम। पार्ट इज सबसेट। एंड सबसेट का ही दो पार्ट्स हैं, या तो सबसेट प्रॉपर हो सकता है या इम्प्रॉपर हो सकता है। सबसेट दो तरह के होते हैं। तो प्रॉपर तब बोलते हैं अदर देन एम्प्टी एंड द सेट इटसेल्फ, जितने भी सारे सबसेट होते हैं वो प्रॉपर होते हैं। और इम्प्रॉपर सिर्फ दो ही सेट्स होते हैं, एम्प्टी सेट एंड द होल सेट। ठीक है। यस हाँ मैम। जी मैम। सबसेट के दो पार्ट होते हैं, प्रॉपर। देखो नाम से ही क्लियर है, इनमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। प्रॉपर कहने की बात है इट शुड बी प्रॉपरली कंटेन्ड, मतलब उसका स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट होना चाहिए, कभी भी वो सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा सबसेट जो सेट के इक्वल ना हो और नॉन एम्प्टी भी हो। सो सबसेट्स अदर देन फाइव और होल सेट, पूरा सेट नहीं होना चाहिए और नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और इम्प्रॉपर इसका उल्टा, तो फाइव और ऐसी होनी चाहिए। क्लियर? यस मैम। ठीक है। हाँ जी मैम। तो अब हमें प्रूफ करना है, मैंने आपको एक सेट दे दिया है, पावर सेट जो है, और एक ऑपरेशन, एक रिलेशन मैंने आपको दी है। सो नाउ वी हैव टू प्रूव कि वो पोजेट है। और पोजेट प्रूफ करने के लिए वी नीड टू प्रूव दोज थ्री कंडीशंस: रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। क्लियर? यस मैम। तो हाँ जी मैम। पहली कंसीडर करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तुम आई नीड टू शो कि हर सेट खुद से रिलेटेड है। कैसे बोलेंगे? सिंस एवरी सेट इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ, हर सेट खुद का पार्ट भी होता है, देयरफॉर ए, हर सेट खुद में कंटेन्ड होता है, तो इसीलिए ये आपको दे रहा है कि ए इज रिलेटेड टू ए। समझ आया? यस मैम। हर सेट, कोई भी सेट आप लोगे वो खुद में भी कंटेन्ड होता है। समझ रहे हो ना वंशिका? मैम यहाँ जो ए है वो कौन से सेट के एलिमेंट्स को हम बोल रहे हैं, एस या पावर पावर सेट? सेट, पावर सेट। अच्छा। हम एस को अब हमें कंसीडर करना ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, बस मैंने पावर सेट बनाया है, उसके लिए मुझे उसकी जरूरत थी। बस हम कंसीडर हम पावर सेट को कर रहे हैं, पावर सेट के एलिमेंट्स को। सो लाइक 5 खुद का सबसेट है, 1 खुद का हाँ, सबसेट है। यस। ओके ओके। 2 यस मैम। खुद का सबसेट है, 1 2 3 खुद का सबसेट है, तो इसीलिए हर सेट खुद से रिलेटेड है। क्लियर? यस मैम। तो यस नाउ मैम। वी हैव टू कंसीडर एंटीसिमेट्रिक। तो अब आपको मान के चलना है कि दो सेट्स A is related to B and B is related to A, तो आपको प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये आपने मान लिया है। यहाँ पे यस मान मैम। लीजिए हाँ जी मैम। लेट्स अज्यूम। तो इसका मतलब ऑर्डर की रिलेशन की डेफिनेशन से दिस इज गिविंग यू A is contained in B and B is contained in A। अब इसका ये कहने का मतलब है कि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर है और B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर है। सो दिस मीन्स ये कब पॉसिबल हो सकता है कि A के सारे एलिमेंट्स B में भी हों और B के सारे एलिमेंट्स A में भी हों? मैम मैम जब वो उसके लिए इक्वल सबसेट हो, जब दोनों इक्वल इक्वल होंगे। हो। यस, तो जब दोनों इक्वल हो तो एंटीसिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी हो गई प्रूफ। हाँ जी मैम। कमिंग टू योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिविटी। अब आपको मान के चलना है A इज रिलेटेड टू B and B is related to C. So by definition of relation you will get A is contained in B and B is contained in C. अब जरा ध्यान दो,
ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स सी में है, ऐसा कुछ। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। सो कैन आई से ए के सारे एलिमेंट्स सी में भी हैं? हाँ जी मैम। So यस that मैम। means A is related to C, hence the transitivity property is also there. Therefore, this is an order on the power set, and which further implies your power set is a poset. Clear? हाँ जी मैम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब पोसेट का असली मीनिंग समझ आया? एग्जाम्पल और डेफिनेशन से क्लियर हुआ? यस मैम। सो सम रिमार्क्स इसी के अंदर से। मैम, हाँ जी। एक ऑर्डर्ड सेट और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं, अच्छा। दोनों एक ही के नाम है। ऑर्डर्ड सेट बोलो या पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बोलो, बोथ आर सेम। ओके। ठीक है। तो रिमार्क्स, तो कुछ नोटेशंस के रिगार्डिंग रिमार्क्स हैं। फर्स्ट रिमार्क, ये वाला सिंबल, दो पैरेलल लाइंस, दिस सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट नॉन कंपैरेबिलिटी। नॉन कंपैरेबिलिटी, देखो नाम से ही क्लियर है। नॉन कंपैरेबिलिटी मतलब ये सिंबल का यूज तब किया जाता है जब कोई दो एलिमेंट्स कंपेयर ना किए जा सके, कंपेयर करना उन्हें पॉसिबल ना हो, ना तो मैं मतलब उनके बारे में कुछ कह ना सकूं, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ईच अदर। ठीक है, जिसका मतलब अगर हम ये लिख दें, इफ वी राइट दिस, देन इट मीन्स दैट, देन इट मीन्स दैट ना तो x y से रिलेटेड है और ना ही y x से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब हाँ जी मैम। दोनों साइड रिलेशन ही नहीं है। ऐसे सेट आपको मिल जाएंगे आगे। ऐसा मत सोचना कि जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड थे, बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी यस मैम। मैम। तो अगर मैं किसी सेट पे एक ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करती हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग आई कैन हैव सम अनदर रिलेशन ऑल्सो। एन ऑर्डर रिलेशन ऑन अ सेट P give rise to a relation, give rise to another relation, this it's called of strict inequality, इसे बोला जाता है strict inequality। एक ऑर्डर रिलेशन से आप एक दूसरी रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हो जिसे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोला जाता है, जो इस तरीके से होती है। x लेस देन y आप तब बोलोगे इफ एंड ओनली इफ जब x y से रिलेटेड हो और x y के इक्वल भी ना हो। समझ रहे हो? अगर पिछले एग्जाम्पल में जाएं तो यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पे अब आप एक चीज, यहाँ पे आप नॉन कंपैरेबिलिटी वाला भी देख सकते हो। देखो जरा, तो क्या तुम कह सकते हो कि ये 2 में कंटेन्ड है और क्या तुम कह सकते हो कि ये 1 में कंटेन्ड है? नो मैम। दोनों ही नहीं बातें कह सकते। हम्म। सो दैट मीन्स दे बोथ आर नॉन कंपैरेबल। ठीक है, यस मैम। तो ये दोनों नॉन कंपैरेबल हैं। और सिमिलरली आप ये यहाँ से वो वाला रिलेशन भी देख सकते हैं जो मैं बोल रही थी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वाला। देखो जरा, 1 1 2 के अंदर कंटेन्ड है, दे आर रिलेटेड, यस मैम। ऑल्सो दे आर नॉट इक्वल, तो दे आर ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर मैं ऐसा रिलेशन भी इनके बीच में डिफाइन कर सकती हूँ। समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ जी मैम। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड रिमार्क। थर्ड रिमार्क, अगर P कोई ऑर्डर्ड सेट है, अगर P कोई ऑर्डर्ड सेट है और Q कोई इसका सबसेट है and Q be a subset of P, then
तो क्यू भी इनहेरिट करता है, क्यू इनहेरिट्स रिलेशन फ्रॉम पी, क्योंकि Q इसका सबसेट है P का। अगर P के लिए सारी बातें ट्रू हैं तो Q के लिए भी बातें ट्रू हो जाएंगी। तो इसी इन दैट केस Q भी ऑर्डर सेट बन जाता है, और जो Q के पास ऑर्डर होता है उसको एक स्पेशल नाम बोल दिया जाता है इंड्यूस्ड ऑर्डर, क्योंकि इसने अपने पेरेंट सेट से, अपने सुपर सेट से वो जो रिलेशन है, वो जो ऑर्डर है, वो इनहेरिट किया है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी मैम। आप बोलोगे x इज रिलेटेड टू y इन q इफ एंड ओनली इफ, अगर वो दोनों p में रिलेटेड है। अगर वो दोनों एलिमेंट्स p में भी रिलेटेड है तो वो q में भी रिलेटेड होंगे, प्रोवाइडेड वो q के एलिमेंट्स हो। ठीक है, यस मैम। आगे आ जाओ। सो ये लिख लो, इन दिस केस q हैज एन इंड्यूस्ड ऑर्डर। तो इंड्यूस्ड ऑर्डर कहने का कोई अलग टाइप का ऑर्डर नहीं है, बट जस्ट इसीलिए इंड्यूस्ड ऑर्डर बोल रहे हैं क्योंकि इसने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट सेट से। सो एक दूसरे टाइप का ऑर्डर इज ऑल्सो देयर, अ रिलेशन ऑन अ सेट P which is reflexive, transitive बट नॉट एंटी सिमेट्रिक। अगर ऐसा कोई रिलेशन मिल जाता है जो पहली और तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं होता, तो इन दैट केस दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एज, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज क्वासी ऑर्डर। उसे ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर नहीं बोलते हैं, ना ही ऑर्डर बोलते हैं, दैट इज क्वासी ऑर्डर। और कुछ बुक्स इसके लिए टर्म यूज करती हैं प्री ऑर्डर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ हाँ तक? जी मैम। दिक्कत तो नहीं है यहाँ नो तक? मैम। नो मैम। ठीक है, another term is coming on your way is chain। चेन क्या होता है यहाँ पर? चेन, हाँ जी। तो अगर आपके पास कोई P एक ऑर्डर सेट है, अगर P कोई ऑर्डर सेट है, तो देन आप उस ऑर्डर सेट को चेन बोल सकते हो इफ इट satisfies सम कंडीशन। इफ फॉर ऑल xy इन P ऐसा हो जाए, either x is related to y और y is related to x। मतलब कहने की बात है कि सेट P के, उस ऑर्डर सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में कंपैरेबल हों, या तो x y से रिलेटेड, मतलब एक साइड का रिलेशन रहना चाहिए, या तो x y से रिलेटेड होगा या y x से रिलेटेड होगा। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब सारे एलिमेंट्स आपस में कंपैरेबल हैं, तभी आप उस ऑर्डर सेट को क्या एक स्पेशल नाम दे सकते हो, वो एक स्पेशल टाइप का ऑर्डर सेट बन जाएगा विच इज कॉल्ड एज योर चेन। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। हाँ जी मैम। अब ये बताओ, यस जो पावर सेट का एग्जांपल आपको दिया था, क्या वो चेन था या नहीं? यस मैम। चेन था वो, सारे एलिमेंट्स आपस में कंपैरेबल थे। नो मैम, तो देन कुछ एलिमेंट्स का बनेगा ना चाहिए। नहीं, कुछ अगर सारे एलिमेंट्स कंपैरेबल हैं तभी आप बोलोगे यस, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स कंपैरेबल नहीं है तो आप बोलोगे नॉट अचीव। तो 1 2 नॉन कंपैरेबल हो गए। 1 और 2 आपने देखे थे, वो दोनों नॉन कंपैरेबल थे, तो इसीलिए जो पावर सेट डिफाइन किया था दैट वाज नॉट अ चेन। पावर सेट अगर आप देखो, सिंस ये दोनों आपस में कंपैरेबल नहीं थे, देयरफॉर नॉट अ चेन। क्लियर? हाँ जी मैम। यस अनदर मैम। टर्म इज आल्सो देयर, एंटी चेन। एंटी चेन, तो अगर आपके पास कोई ऑर्डर सेट P है,
Unordered set P is called an एंटी चेन. अब आप उसे एंटी चेन तब बोलोगे किसी ऑर्डर्ड सेट को इफ कोई भी दो एलिमेंट सेट के अंदर रिलेटेड है, तब मतलब अगर दो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं तो तब दोनों इक्वल ही होने चाहिए. कहने की बात है कि अगर कोई दो मतलब कोई भी दो नॉन इक्वल एलिमेंट्स आपस में कंपैरेबल हो ही नहीं सकते. कोई भी दो अलग एलिमेंट्स कंपैरेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कंपैरेबल हैं तो उन दोनों को फिर सेम ही होना पड़ेगा. ये कंडीशन है इसके ऊपर. एंड चेन और एंटी चेन बिल्कुल उल्टा है. वहां पर बोल रहा है कि हर दो एलिमेंट्स कंपैरेबल होने चाहिए, यहाँ पर बोल रहा है कोई भी दो एलिमेंट्स कंपैरेबल नहीं होने चाहिए. हाँ जी, समझ रहे हो? हाँ जी मैम. अब दोबारा बताओ, वो पावर सेट वाला एंटी चेन बोलोगे उसको? यस मैम, एंटी चेन बोलोगे? क्योंकि दो एलिमेंट्स तो हो गए तो नॉन कंपेरेबल. हाँ हाँ हाँ, गलत, फिर गलत चले गए. ना वो मैंने बोला है कोई भी दो एलिमेंट्स कंपैरेबल नहीं होने चाहिए. ओ मतलब किसी भी दो एलिमेंट के बीच में नहीं होगा रिलेशन. हाँ, ओह तो हाँ, क्या तो फिर बोलोगे? तो नहीं आंटी चेन. हाँ. तो फिर तो नहीं बोलेंगे बिकॉज 5 और 1 के बीच में रिलेशन है, 1 और 1 2 के बीच में रिलेशन है. Yes. So this set 1. is not neither a chain nor a anti chain. तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं समझना है. कुछ स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं. मतलब आप लोगों ने नहीं बोला, अगर मैं ऐसा बोल देती हूँ किसी क्लास में कि चेन इज जस्ट अपोजिट, मतलब चेन में उल्टा हो रहा है एंटी चेन का, तो बच्चे बोलते हैं मैम चेन नहीं है तो फिर एंटी चेन होगा. तो वो मतलब नहीं है. ठीक है. ऐसे केसेस आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा, जो ना ही चेन होंगे और ना ही एंटी चेन होंगे. क्लियर? यस यस मैम. मैम. सो इट इज नॉट एन एंटी चेन. एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ एंटी चेन का. अगर मैं सेट ये ले लूँ और ऑर्डर आपको ये दे दूँ, मतलब रिलेशन ये दे दूँ, डिफाइंड एज A is related to B if A is less than B. मतलब अगर A B से छोटा है, स्ट्रिक्ट छोटा है, जैसे कि 0 1 से रिलेटेड है, 0 2 से रिलेटेड है, इस टाइप का ऑर्डर मैंने डिफाइन किया है. तो अब बताओ इसे क्या बोलोगे, चेन बोलोगे या एंटी चेन बोलोगे? क्या बोलोगे? मैम ये तो चेन हो गया. चेन हो गया. सारे एलिमेंट्स कंपैरेबल है. हाँ 1 2 1 3 0 1 0 2 0 3, सारे हाँ. एलिमेंट्स आपस में कंपैरेबल हैं. सो यस इट इज एन एंटी चेन. यस. ठीक है. क्लियर है? हाँ जी मैम. सो नेक्स्ट इज योर. मैम एक मिनट, यहाँ पे एंटी चेन कैसे हो गया? सॉरी, चेन लिखने में नो मिस्टेक हो गई है. इट्स चेन. प्रॉब्लम मैम. ठीक है. यस मैम. आज के लिए चलो इतना ही रखते हैं फिर. नेक्स्ट. यस मैम. आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट मतलब इसी में आगे बढ़ना है. ऑर्डर और पढ़ने हैं, ऑर्डर्स के बारे में और अलग अलग कंसेप्ट हैं. आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी और कोई आया भी नहीं है तो. ठीक है. मतलब कोई डाउट है आज की ओके क्लास मैम. में तो पूछ लो, कुछ समझ ना आया हो तो. नो मैम, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक. हाँ जी, होमवर्क भी आज से इस सब्जेक्ट का तो नहीं होगा.
इसका तो नहीं है ऐसा कुछ ट्राई करने लायक। जो पढ़ाया है मतलब नेक्स्ट क्लास में वही रिवाइज करके आ जाना, कि भूल मत जाना पहले वाले कंसेप्ट, अदरवाइज आगे समझ ओके नहीं मैम। आएगा। ठीक है, हाँ जी मैम, समझ गया। जो यस पढ़ाया है बस उसे साथ रखना, क्योंकि दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक। ये ऑर्डर तो अल्फाबेट के जैसा है इस कोर्स के अंदर, आगे सब चीज़ें ऑर्डर से ही होने वाली है। तो बस रिवाइज करके आना, और बाकी जो भी बाकी 2 सब्जेक्ट्स का दिया है आपको उनका होमवर्क देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास प्लान करेंगे ग्रुप थ्योरी की। ओके मैम। ओके, यस मैम। बाय बाय।